हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? तो अच्छा, तो चलिए आज हम लोग ऋग्वेदकालीन अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसको समझने से पहले हम देखते हैं आर्यों के जीवन को। और जब आर्यों के जीवन को जब हम देखते हैं तो क्या समझ में आता है? हमें यह समझ आता है कि आर्य जो थे उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, तो कबीला पर आधारित था, यानी कबीलाई जीवन यापन किया करते थे। कबीलाई संरचना पर उनका जीवन चलता था, है ना। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाले लोग हुआ करते थे, खाना बदोशों की उनकी जीवन होती थी, है ना। कहीं में टिक के नहीं रहते थे। तो सोचिए जरा कि ऐसी स्थिति में जिनका नेचर ऐसा हो, प्रकृति ऐसा हो कि एक स्थान पर टिक के रहना नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है जिनके जीवन में, ऐसे लोगों के लिए जो पेशा होगा वह कैसा रहा होगा? वैसा ही पेशा होगा ना जो इनके साथ साथ चले। तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था है ऋग्वेद कालीन, वह मेनली पशुपालन पर आधारित थी, क्योंकि यह एक ऐसा पेशा था जो कबीलाई जीवन के अनुकूल थी। बात समझ आ रही? पशुपालन जो है वह कबीलों के जीवन पर आधारित सबसे अच्छा या अनुकूल पेशा जो था वह पशुपालन था। और पूरी अर्थव्यवस्था इसी पशुपालन पर टिकी हुई थी ऋग्वेद कालीन। बात समझ आई? अब सोचिए कि खेती भी होता था, तो हाँ देखिए, कृषि तो होता था, लेकिन कृषि जो है वह गौण हुआ करता था, सेकेंडरी काम था, है ना। क्यों? क्योंकि खेती भी कैसे होगा, चलते फिरते तो खेती हो नहीं सकती ना। खेती करने के लिए भी कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा। तो जब कभी ठहर जाते थे तो खेती हो जाती थी। और खेती के बारे में माना जाता है कि वेद में ये उल्लेख मिलता है कि जो राजा मनु थे उनको देवताओं ने सबसे पहले हल चलाना सिखाया था। और सबसे पहले जो खेती हुई थी वह जौ की खेती हुई थी, है ना। जौ यानी कि यव कहा जाता है जिसे, इसकी खेती की गई थी राजा मनु के द्वारा। तो कृषि गौण हुआ करता था, लेकिन मुख्य पेशा जो है, सबसे प्रमुख पेशा जिसके ऊपर आर्यों की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, आधार था, वह था पशुपालन। यहाँ तक बात क्लियर? मेन पेशा पशुपालन था, सेकेंडरी था कृषि। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, पशुपालन में भी बहुत सारे पशुओं को पाला जाता था, जैसे गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी, है ना। इन सबको पाला जाता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई पशु था तो वह थी गाय। गाय सबसे महत्वपूर्ण इस काल में मानी जाती थी, है ना। और गाय जो है वह कौन व्यक्ति या कौन सा परिवार कितना समृद्ध है उसका सूचक भी गाय हुआ करती थी। मतलब जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा संख्या में गाय होंगी वह उतना समृद्धशाली माना जाएगा। तो समृद्धि का प्रतीक भी गाय हुआ करती थी, है ना। और बहुत सारे जो शब्द यूज किए गए हैं ना इस काल में, वह गायों से जुड़ी हुई है। जैसे देखिए, गाय को कहा जाता है अधन्या। क्या माना जाता था? अधन्या। और अधन्या का मतलब हुआ कि जिसकी हत्या ना की जा सके, यानी गाय का वध नहीं किया जा सकता था, इसलिए गाय को अधन्या माना जाता था। ऐसे बहुत सारे शब्द गायों के रूप में या गायों से लिए गए हैं जिनका यूज हुआ है। चलिए उनको देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द यूज होता है जिसे कहा जाता है गोधुली, है ना। और गोधुली जो है समय माप के लिए यूज होता था। समय को मापने के लिए जो शब्द यूज होता था गोधुली कहा जाता था, है ना। जैसे गाय जो है सुबह में चरने चली जाती थी और शाम को समय में सूर्यास्त के समय जब लौटती थी ना, तो उसी बेला को, उसी समय को गोधुली कहा जाता था। ठीक है। ऐसे ही यूज होता है गव्यतु। गव्यतु एक शब्द है जो भी गाय से ही लिया गया है। और गव्यतु का यूज होता था दूरी मापने के लिए, यानी गाय जब चली जाती थी तो कितनी दूर गई है ना, तो उस दूरी को गव्यतु कहा जाता था। गाय के लिए शब्द यूज होता है गविष्टि, है ना। गविष्टि एक शब्द यूज हुआ है जिसका मतलब होता है गायों की खोज अथवा गायों की अन्वेषण। लिख लेना है, गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज, या इसे ही कहेंगे गायों की अन्वेषण। ठीक है। और कौन सा शब्द यूज हुआ है? तो देखिए, एक है पनी। और पनी जो यूज हुआ है वह व्यापारी के लिए यूज हुआ है, जो कुख्यात होता था पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी। पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी को पनी कहा जाता था। ठीक है। और दुहिता एक शब्द मिलता है, दुहिता। दुहिता उस स्त्री को कहा जाता था जो गायों को दुहती थी, यानी दूध दुहने वाली को कहा जाता था दुहिता, है ना। और ये काम स्त्रियां करती थी। क्लियर है? दुहिता शब्द भी मिला है। देखिए, गोमत एक शब्द है
और गोमत कहा जाता था धनी व्यक्ति को। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पास जितनी गाय है वह उतना धनी माना जाता था। और राजा के लिए आपको याद होगा कि गोपति शब्द यूज किया गया है। गोपति कहा जाता था राजा को। बात समझ आ रही है आपको? और गाय, जितने भी आर्यों की मेनली युद्ध होते थे ना, आर्य आपस में लड़ते रहते थे, है ना, कबीलों में युद्ध होता था, झगड़ा होता था, तो मेन रीजन होता था पशुओं की चोरी, और स्पेशली गाय, है ना, गाय की चोरी होगी तो आपस में लड़ भिड़ते थे। और गायों की रक्षा के लिए राजा को गोपति शब्द भी दिया गया था। यहां तक बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इस अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का कोई रोल था। तो देखिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए तो भी टिकना पड़ेगा कहीं पर ना। इनके जीवन में स्टेबिलिटी थी नहीं, एक जगह से दूसरे स्थान तक क्या करते रहते थे, भटकते रहते थे, खाना बदोश वाली जीवन थी इनकी, है ना। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए कहीं ठहरना तो पड़ेगा, ऐसे ही चलते फिरते तो इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती। लेकिन एक इंडस्ट्री था जिसको कहा जाता है पॉटरी इंडस्ट्री, है ना। और ये ऐसा इंडस्ट्री है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है आसानी से, है ना। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है उस समय फल फूल रहा था, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ठीक है। और इस समय चित्रित धूसर मृद भांड, है ना, यह प्राप्त हुआ है या इसका साक्ष्य मिला है। चित्रित धूसर मृद भांड, याद होगा कि जब हम हड़प्पा पढ़ते हैं तो वहां पे हमने देखा था कि ब्लैक और रेड वेयर वह प्राप्त हुआ था। यहां से मिला है पेंटेड ग्रेव, इसी को कहेंगे पेंटेड ग्रेव पॉटरी अथवा वेयर। तो ये याद रखना, कभी कभी सवाल पूछ लेता है। तो यह वैदिक कल्चर से जुड़ा हुआ है, पेंटेड ग्रे वेयर। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री था, जो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे तो अपना इस इंडस्ट्री को भी लेके चलते थे। बात समझ आई? अब देखिए, इस समय धातु का भी इंडस्ट्री तो चलता ही था, क्योंकि धातु था, धातुओं का ज्ञान था इन लोगों को। तो युद्ध के लिए क्या औजार यूज होते थे, है ना, या जो हथियार बनाए जाते थे, वेपन्स जो होते थे, चाहे वो भाला हो गया या धनुष बाण हो गया, तो ये धातुओं का ही बना हुआ होता था, है ना। और धातु शब्द के लिए इस काल में जो शब्द यूज किया गया है उसे कहा गया अयश, है ना, धातु के लिए। जैसे श्याम अयश, है ना, लोहित अयश। बात समझ आ रही? श्याम अयश लोहे को कहा जाता था। हालांकि ऋग्वेद कालीन, जो प्रारंभिक ऋग्वेद कालीन समाज है या जो व्यवस्था थी, वहां पर लोहे का खोज तो नहीं हुआ था, लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये ज्ञान हो जाता है उन्हें, है ना। तो लोहे को कहा जाता था श्याम अयश, और लोहित अयश होता था तांबे को कहा जाता था। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, यहां भी देख लेते हैं। श्याम अयश, है ना, और श्याम अयश होता था लोहा, और लोहित अयश होता था तांबा। इसका प्रयोग होता था। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए कि ट्रेड कैसा था, क्या ट्रेड होता था? तो देखिए, ट्रेड यहाँ पे होता तो था, लेकिन इंटरनल ट्रेड होता था, ठीक है। ट्रेड कैसा होता था? इंटरनल, यानी एक कबीला का दूसरे कबीला, एक जन से दूसरे जन के बीच में ट्रेड होता था। और ट्रेड मेनली गायों और घोड़ों को विनिमय के आधार पर किया जाता था। मतलब विनिमय प्रणाली यहाँ पे चलता था। कैसा चलता था? वस्तु विनिमय, यानी लेन देन का तो मुद्रा ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ पे गाय और घोड़ों को मेनली दे के, यानी वस्तु का विनिमय किया जाता था। बात समझ आ रही? जिसे वाटर सिस्टम कहते हैं, तो वाटर सिस्टम यहाँ पे चलता था। क्लियर है? और इंटरनल ट्रेड यहाँ पे होता था, गाय दे दिए, बदले में कोई सामान ले लिए, है ना। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे चलता था। इंटरनल ट्रेड होता था। एक्सटर्नल ट्रेड होता था। तो देखिए, ये जो आर्य थे, है ना, आर्य लोगों को समुद्र का संभवतः नॉलेज था, ज्ञान था, है ना, लेकिन ये समुद्र को एक वाटर बॉडी के रूप में देखा करते थे। और ऐसा कोई भी ठोस एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इनका एक्सटर्नल व्यापार यानी एक्सटर्नल ट्रेड भी होता होगा। बात समझ आ रही? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा, कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि एक्सटर्नल ट्रेड फ्लोरिश था अथवा नहीं था। लेकिन इंटरनल ट्रेड इस काल में होता था। लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज किया करते थे, है ना, वस्तुओं का लेन देन आपस में होता था, एक कबीले से दूसरे कबीले के बीच में, है ना। बात समझ आई? तो ये था अर्थव्यवस्था जो मेनली इस काल में पशुपालन पर बेस्ड था, पशुपालन पर आधारित था। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।